Hello friends and welcome to Sleepy Classes in a very interesting video now. अब ये वीडियो जो है आपको क्विकली रिवाइज करने और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी इंडियन पॉलिटिकल थॉट को, स्पेसिफिकली जो हमारे इंडियन थिंकर्स हैं इनके क्या मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं, क्या मेन फीचर्स थे जिनको आप आंसर्स के अंदर लिख सकते हैं, उसको क्विकली अंडरस्टैंड करने के लिए ये माइंड मैप्स एक बहुत ही आसान तरीका है. Now very importantly, before we start with this series, just a disclaimer. माइंड मैप्स जैसी चीज़ें जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, बहुत मज़ेदार लगती हैं, इनको पढ़ने में जो है अच्छा भी लगता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दीज माइंड मैप्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फर्स्टली ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो एक स्टोरी एंड इंटरलिंकेजेस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं ताकि इसको समझना और पढ़ना आसान हो सके. सेकेंडली फॉर क्विक रिविजन. तो हम एग्जाम के क्लोजर जब एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, दोबारा अपने ब्रेन के अंदर रिकलेक्ट करना चाहते हैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इस तरह के माइंड मैप्स जो है एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है. दिस डज नॉट मीन दैट यू डू नॉट रिक्वायर प्रॉपर नोट्स वाइल कवरिंग थिंकर्स. तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि सिर्फ माइंड मैप्स अगर आप प्रिपेयर करके चले जाएंगे और आपके आंसर्स में मार्क्स आ जाएंगे, दैट इज़ नॉट इनफ, राइट? बिकॉज आंसर्स के अंदर हमें डिफरेंट पहलू दिखाने होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिखाने होते हैं, हमें स्कॉलर्स की आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ऐड करनी होती है, क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है. तो ये माइंड मैप इज, जैसे कि मैंने बताया, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिविजन. इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर नोट्स, इट इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू योर नोट्स. तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंडली एंड इम्पॉर्टेंटली, हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो सारे थिंकर्स हैं उनको ऑलरेडी थ्रू माइंड मैप्स कवर कर लिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमने एक मैग्नम ओपस वीडियो जो है तैयार की थी ऑफ क्लोज टू 5 आवर्स, जिसके अंदर सारे के सारे जो थिंकर्स हैं, राइट, जितने आपके थिंकर्स ऑफ WPT, दैट इज आप प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, J.S. Mill, मार्क्स, ग्राम्स्की एंड अरेंट, आपके 9 के 9 थिंकर्स जो हैं ये हमने कवर करवा दिए थे. तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा अगर आपने ऑलरेडी वो वीडियो नहीं देखी है. Now in this video we will be firstly starting with धर्मशास्त्रस. और धर्मशास्त्र से पहले, धर्मशास्त्र में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो है मनुस्मृति का. तो बिफोर वी वेंचर इनटू एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, पर्टिकुलरली धर्मशास्त्र एंड मनुस्मृति, इससे पहले हमें एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट के बारे में भी कुछ क्विक फीचर्स पता होने चाहिए. और ये दोनों ही चीज़ें, एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट एज वेल एज धर्मशास्त्र, इनको हम इंटीग्रेट करके एक माइंड मैप के थ्रू क्विकली समझेंगे ताकि अगर आपने कभी नोट्स जो है पढ़े हैं, सब कुछ किया है, उसको आप क्विकली रिवाइज कर सके, राइट? सो रीड द नोट्स एंड देन वॉच दिस, या फिर अगर आप ये पहले देख रहे हैं, इसको देखने के बाद नोट जरूर पढ़िए फॉर अ बेटर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स. अब जब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट बोल रहे हैं, मतलब हम इसको सेपरेटली देखना चाहते हैं फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. सो दिस रेजेस द क्वेश्चन कि क्या एक इंडियन वे ऑफ थिंकिंग क्या अलग है, हटके है, और अगर ये अलग हटके है तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती है. एंड इसको समझने के लिए कुछ फीचर्स जो है हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है. एंड इनफैक्ट इसी चीज़ को एक बहुत ही सुंदर तरीके में आगे रखा था A.K. रामानुजन जी ने. अब A.K. रामानुजन जी जो है, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में, हिस्ट्री में अपने वेरियस एनालिसिस आगे रखे थे. एंड इन्होंने एक ऐसे लिखा विच वॉज कॉल्ड द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, दैट इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग. तो एब्सोल्युटली यस, द आंसर इज कि हाँ, देयर इज एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग. सबसे पहले तो हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंड ये जो फीचर्स है एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट के, यही मेन फीचर्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन भी बन जाते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. अब सबसे पहला फीचर जो कि V.R. मेहता ने भी पॉइंट आउट किया था इज इफ वी लुक एट द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग और द इंडियन पॉलिटिकल थॉट, स्पेसिफिकली ऑल्सो द एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, इट इज एन इंटरप्राइज इन द सर्विस ऑफ द कम्युनिटी. मतलब रादर देन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो कि ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा इंडिविजुअल ओरिएंटेड होती है, हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है रूटेड होती है इन कम्युनिटी वेल बीइंग एंड इन द सर्विस ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर. इसी से जो है एक और चीज़ निकल के आ जाती है, द वेरी इंपॉर्टेंट एक जो हम फोकस रखते हैं ऑन द आइडिया ऑफ धर्म.
अभी जो धर्म है कई बार हम इसे कोरिलेट कर देते हैं जस्ट विद द आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन। नहीं, धर्म जो है एक वे ऑफ लाइफ है। धर्म इसको ऑफन जो है हम ऑल्सो कंपेयर करते हैं विद अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ऋता। ऋता जिससे इंग्लिश वर्ड रिदम आया है। तो जैसे कि हमारी पूरी एक यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स में क्या है, रिदम है। देयर इज अ सेंस टू द मैडनेस जो कि हमारे सिस्टम को स्मूथ मैनर में चलाती है। तो इसी तरह से हमारी लाइफ को एक स्मूथ मैनर, एक स्मूथ रिदम में रखने के लिए हमें धर्म की जरूरत होती है। एंड दैट इज व्हाई इन ancient as well as contemporary Indian political thought there is a holistic approach जहां पे rather than differentiating politics and religion often is a space of ethics। religion क्यों important होता है? क्योंकि हमें ethics सिखाता है। तभी गांधी जी का कहना था कि पॉलिटिक्स में से अगर हम रिलीजन निकाल देंगे तो ये बहुत ही अनएथिकल वे ऑफ लाइफ बन जाएगा। दैट इज वाई फॉर एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट धर्म एज वेल एज नीति, तो आपका चाहे आप इसको रिलीजन बुला ले, चाहे आप इसको एथिक्स बुला ले, एंड दूसरी तरफ पे आपकी जो पॉलिटिक्स हैं ये एक होलिस्टिक मैनर के अंदर जो है समझे जाते थे। इनके अंदर एक नेचुरल इंटरडिपेंडेंस जो है ये मानी जाती थी। नेक्स्ट ऑब्वियसली एक मैसिव डिफरेंस फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दैट रादर देन मॉडर्न वेस्टर्न थॉट में जो एक प्राइमरी फोकस राइट्स के ऊपर आ गया था, Indian political thought has specifically looked at duties as the mainstay, right? और यही चीज हमें हमारे धर्म के आइडिया के अंदर भी देखने को मिलती है। Then very importantly, rather than a monolithic idea of thought, given the diversity of Indian society, हमेशा से ही there has been a pluralistic approach as far as ancient Indian thought was कंसर्न। तो हम देखेंगे बहुत ही डाइवर्स सोर्सेस है, तो चाहे ये हमारे एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट हो, चाहे हमारी बुद्धिस्ट स्टोरीज, एपिक्स हो, सबसे जो है आइडियाज बटोर के हमारे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को इन्फ्लुएंस किया गया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रादर देन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो कि डील करने की कोशिश करता है इन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री आइडियाज, जहां पे वैल्यूज जो है मोनोलिथिक बन जाती हैं, मतलब सम वैल्यूज आर ट्रीटेड एज बीइंग एब्सोल्युटली करेक्ट और यूनिवर्सल। सिमिलरली उनका जो आइडिया ऑफ ट्रूथ है दैट इज ऑल्सो सीन एज बीइंग लार्जली मोनोलिथिक, जिसको हम इजिली डिस्कवर कर पाए। On the other hand, if we look at the ancient Indian political thought, given the plurality and diversity in our society, हमेशा ही हमारा जो थॉट था वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक था। दैट वी अंडरस्टूड दैट इवन ट्रूथ जो है मोनोलिथिक नहीं होती है, बल्कि इवन ट्रूथ जो है वो भी मल्टी डायमेंशनल होती है। इनफैक्ट हम इसके साथ जोड़ सकते हैं जैनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अनेक आंतवाद, राइट? द आइडिया दैट ट्रूथ जो है मल्टीफेसेटेड है एंड किसी को भी एक ही डायमेंशन ऑफ ट्रूथ अभी तक पता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट्स where they are coming from to get a complete idea of what truth can be, right? तो ये जो एक context sensitivity इंडियन थॉट में देखी जाती है, भिक्खू पारेख इसको एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली भिक्खू पारेख एक और चीज के ऊपर जो है अब डेवलप करते हैं, द आइडिया जो कि हमने देखा था ऑफ द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन धर्म एंड नीति। तो ये कहते हैं कि एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट के अंदर धर्म और दंड जो है दो सबसे इंपॉर्टेंट एंड ड्राइविंग कॉन्सेप्ट्स हैं। धर्म व्हाट गिव्स यू दिस अप्रोच टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग अ गुड लाइफ, एंड वहीं दंड जिसको हम पनिशमेंट की तरह जो है समझ सकते हैं। एंड पॉलिटिक्स स्पेशली व्हेन वी लुक एट स्टेट की कोअर्सिव इंस्टीट्यूशंस, ये इस दंड के थ्रू आपकी एक लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे भिक्खू पारेख भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं। ये कहते हैं अगर धर्म एंड दंड दो सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स हैं तो इनको डील करने के लिए भी जो है हमें कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट देखने को मिलते हैं एंशिएंट इंडियन थॉट में। The first being Dharmashastras, which are more legalistic, more religious, more oriented towards dharma, and Arthashastra, कौटिल्य द्वारा लिखा अर्थशास्त्र फॉर एग्जाम्पल, जो कि ज्यादा फोकस करते हैं ऑन द सेक्युलर और द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, पर्टिकुलरली दोज ऑफ दंड।
अब यहाँ पे एक और चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, जिसको अगेन भिक्खू पारेख ने पॉइंट आउट किया है. व्हाट स्टूडेंट्स टेंड टू डू इज कि ये इमेजिन करते हैं कि धर्मशास्त्र आर ऑल अबाउट धर्म एंड अर्थशास्त्र इज ऑल अबाउट दंड. बट ऐसी बात नहीं है. इनफैक्ट दोनों ही टेक्स्ट में आपको कॉन्वर्सेशंस, डिस्कशंस मिलेंगी ऑन बोथ द आइडियाज ऑफ धर्म एज वेल एज दंड. सो भिक्खू पारेख कहते हैं द डिफरेंस इज मेनली ऑन द डिग्री. The degree of focus on dharma in dharmashastras is much more than in arthashastra. Similarly, the degree of focus on dand in arthashastra is much more than in dharmashastra. दोनों ही central contexts, दोनों ही central concepts दोनों धर्मशास्त्र and अर्थशास्त्र में exist करते हैं. Difference किसका है? Difference is of the degree. Similarly, whenever we also have to understand dharma, it is important to realize that धर्म शास्त्र के अंदर there are varied forms of dharma जो कि exist करते हैं. Some of them may be more vertical in application. अब ये vertical in application किस तरह का धर्म हो सकता है? For example, राजधर्म. तो एक जो वर्टिकल हेरार्की एग्जिस्ट करती है इन सोसाइटी, इन पॉलिटिक्स, जहां पे आपके जो राजा हैं, जो स्वामी हैं, जो किंग है, वो एक हेरार्किकल सुपीरियोरिटी इंजॉय करते हैं, उनके ऊपर भी धर्म लागू है. एंड ये धर्म उनको गाइड करता है इन परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस जो कि इंश्योर करते हैं एक गुड सोसाइटी, अ वेलफेयर सोसाइटी, राइट. इनफैक्ट एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ही एक ऑलमोस्ट वेलफेयर स्टेट के आइडिया को कंसेप्चुअलाइज कर लिया गया था थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ योगक्षेमा, राइट. और यही चीज जो है हमें इस वर्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म के अंदर देखने को मिलती है थ्रू राजधर्म. Apart from this vertical concept, there was also the horizontal concept of dharma, जहां पे जो subjects हैं इनके ऊपर ये लगाया जाता था. However, this also wasn't devoid of hierarchy. वर्णाश्रम धर्म बेसिकली आपको वो ड्यूटीज, वो फंक्शंस, वो धर्म लिस्ट आउट करता था जो कि हर वर्ण को जो है सूट करते थे. सो नाउ वी नो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है आपके 4 वर्णास थे, दैट इज ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रस. एंड फॉर ईच स्टेशन देयर वाज स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ ड्यूटीज और धर्मस दैट वाज सपोज्ड टू बी अडहेयर्ड टू बाय द पीपल ऑक्यूपाइंग दीज varnas. Apart from this, in the horizontal dimension of dharma ही there was also the purusha sukta. So as a person हमारे ऊपर कुछ goals जो हैं वो लागू किए जाते थे, जिनको हमने एक balanced manner के अंदर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. कौन से हैं ये पुरुष सुक्ता के 4 गोल्स? दीज वर आपका दंड, राइट, काम, राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली अर्थ एंड मोक्ष. सो ये जो पुरुष सुक्ता है जिसके हिसाब से वर्ण भी डिवाइड किए गए थे, हमें पता है पुरुष सुक्ता हिम के अंदर कॉस्मिक बीइंग की बात की जाती है जिनके वेरियस ऑर्गन से जो है आपके वर्णज निकले. उसी तरह से यही पुरुष के कुछ गोल्स भी लिस्ट आउट किए गए जिनको आगे रखा गया एज काम, अर्थ, मोक्ष एंड धर्म. तो इनके अलावा जो एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट धर्म का आइडिया निकल के आता है इज एज पर योर एज, जिसको आश्रम्स के थ्रू जो है समझाने की कोशिश की गई कि एज पर योर वेरिंग एज ग्रुप्स ऑल्सो आपका एक डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम दैट पर्सन कि इस एज ग्रुप के अंदर आपने ये फंक्शंस जो है परफॉर्म करने हैं टू एंश्योर धर्म, राइट. तो हमें पता है यहां पे भी 4 आश्रम्स की जो है बात की जाती है. दैट इज ब्रह्मचर्य, जब आपका जो है एडोलेसेंस चल रहा है, जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, वो आपका मेन फोकस है. देन गृहस्थ आश्रम, जब आपका फोकस जो है आपकी फैमिली लाइफ हो जाता है. देन वानप्रस्थ एंड लास्टली संन्यास, जब आप ये दीन दुनिया सब कुछ छोड़ के जो है संन्यास में चले जाते हैं टू अटेन मोक्ष, राइट. सो इस तरह से धर्म की भी जो है डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स देखी गई हैं इन धर्मशास्त्र, बी इट इन अ वर्टिकल मैनर और बी इट इन अ horizontal manner. Very importantly, a number of these dharms will also find mention in Arthashastra as well. So when we look at the mind map and concepts of Arthashastra, you will see a retelling of a number of these concepts वहाँ पे भी.
नाउ इंपॉर्टेंटली मनुस्मृति जो है धर्मशास्त्र में से सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मानी जाती है। सबसे पहले तो मनुस्मृति के अंदर व्हेन वी लुक एट द हिंदू वे ऑफ लाइफ और द हिंदू आइडिया ऑफ हिस्ट्री, हम देखते हैं कि हिस्ट्री की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको एक रिग्रेसिव मैनर में देखा गया। मतलब ओवर टाइम धर्म जो है उसका डिक्लाइन हो रहा है या ये डिटीरियोरेट हो रहा है। तो हम बात करते हैं सतयुग की, जहां पे धर्म के जो है 4 पैर माने गए, धर्म जो है इज एट इट्स प्राइम। देन आता है त्रेता, जहां पे इसकी 3 लेग्स हो जाती हैं। देन कम्स द्वापर, जहां पे 2 हो जाती हैं। एंड फाइनली हमारा कलियुग, जहां पे एक ही है, जहां पे हम एकदम मैक्सिमम डिक्लाइन ऑफ धर्म जो है ये विटनेस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ, इट वॉजंट जस्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, बट इन फैक्ट मनुस्मृति के अंदर भी हम एक सेमी कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट देखते हैं। तो हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में बात की है कि हॉब्स, लॉक, रूसो एक कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट की जो है थ्योरी आगे रखते हैं। वैसे ही यहां पे मनुस्मृति में अब एक सेमी कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरी है। अब इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो इनका भी कहना है दैट प्रायर टू द इमर्जेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द किंग देयर इज अ स्टेट ऑफ केओस। जैसे स्टेट ऑफ नेचर की बात की गई थी हॉब्स, लॉक, रूसो द्वारा, वैसे ही यहां पे भी एक स्टेट ऑफ नेचर की बात की गई जिसको इन्होंने बुलाया मत्स्ययान और द लॉ ऑफ द फिश, जहां पे बिग फिश ईट्स द स्मॉल फिश। तो फाइनल रूल क्या है? माइट इज राइट। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, देयर इज नोबडी टू इंश्योर जस्टिस टू यू। एंड दैट इज वाई इन दिस स्टेज ऑफ मत्स्ययान क्या एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करता है अराजकता, जिसका मतलब है अनार्की, केओस। तो अब इस अनार्की एंड केओस से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म निकल के आता है। However, यहाँ पे इस थ्योरी को हम सेमी कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट क्यों बोल रहे हैं? Now, in the social contract theory, उसका नाम ही क्या है? Social contract. Why? Because the contract is done amongst people, amongst the men who want to formulate a society and eventually a political authority in the form of state. वहीं पे in the Indian scenario mentioned in Manusmriti, the contract जो कि होता है is between God and man, which is the first man in the form of मनु। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक जो डिवाइन अथॉरिटी है वो ट्रांसफर की जाती है टू द फर्स्ट किंग, जो कि अब गॉड की अथॉरिटी को यहां अर्थ के ऊपर अब उनकी तरफ से एक्सरसाइज करते हैं। एंड इसके थ्रू लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस प्रिवेल करने लगता है थ्रू द कमिंग इन ऑफ दिस authority. Therefore, ये semi contractualist इसलिए है that while the contract is happening, the contract is between a divine authority that is of God and man, and that is why the king की authority जो है in ancient political thought धर्म शास्त्र में ये एक divinity के साथ associate होती है। Importantly, even though the king जो है ये एक divine status enjoy करते थे, but the king himself was not above धर्म। तो यहां पे जो किंग है इनको एक एब्सोल्यूट लेवियाथन, एक ऑल पावरफुल लेवियाथन नहीं बना दिया जा रहा। क्यों? बिकॉज किंग के ऊपर भी धर्म जो है ये अप्लाई करता है। द किंग इज नॉट अबव लॉ, दैट इज दैट ऑफ धर्म। और ये जो धर्म है ये कुछ फंक्शंस किंग को बताता है जो कि इन्होंने निभाने हैं टू इंश्योर अ गुड सोसाइटी, टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, जिसके लिए भगवान ने इनको अथॉरिटी जो है सौंपी है। इंपॉर्टेंटली, अनलाइक द ऑस्टिनियन सेंस ऑफ मोनोलिथिक सॉवरेनिटी, एक मोनोइस्टिक सॉवरेनिटी जो कि वेस्ट में एग्जिस्ट करती आई है, इंडिया के अंदर हमेशा एक मोर प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी था बिकॉज ऑफ द को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ टेम्पोरल एज वेल एज रिलीजियस अथॉरिटीज। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे धर्मशास्त्र भी जो है दंड की बात करती हैं। क्यों? क्योंकि जो दंड नीति है, ये जो आइडिया ऑफ पनिशमेंट है, दैट वाज कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ धर्म। तो अगर आपने लोगों को धर्म से अबाइड करवाना है, आपको कुछ फियर भी इंस्टिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक कॉमनैलिटी देख सकते हैं एटलीस्ट बिटवीन द हॉब्सियन आइडिया एज वेल एज धर्मशास्त्र में, जहाँ पे स्वॉर्ड के बिना अप्लाइंग अ लॉ और धर्म काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। सो योर धर्म हैज टू बी बैक्ड बाय अ फियर ऑफ दंड और
पनिशमेंट। एंड ऑफन इस दौरान जो पनिशमेंट होती थी काफ़ी ब्रूटल होती थी, काफ़ी टॉर्चरस होती थी, एंड ऑल्सो यूज टू डिपेंड ऑन योर स्टेटस इन द वर्णाश्रम धर्म। Last but not the least, there was also the idea of applying justice. तो जस्टिस के बिना कोई भी सोसाइटी जो है इनकम्प्लीट है, तो जस्टिस के ऊपर फोकस किया जाता था। एंड यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंटली जजेस भी अपनाए जाते थे जिनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर एंड एक्सपीरियंस अपॉइंट किया जाता था टू इंश्योर दैट जस्टिस एंड धर्म इन द सोसाइटी ये इंश्योर की जा सके। वेरी इंपॉर्टेंटली, रादर देन अ रिटेलिएटरी फॉर्म ऑफ जस्टिस, एक रिफॉर्मेटरी थ्योरी जो है अपनाने की कोशिश की गई, जहां पे ये होप किया गया था दैट लोगों को रिफॉर्म किया जा सके टू मेक अ सोसाइटी जहां पे धर्म का पालन हो। Importantly, apart from how the state is run or how the society is run, मनुस्मृति के अंदर भी इंटरस्टेट रिलेशंस पाए जाते हैं। अब किस तरह से इंटरस्टेट रिलेशंस की बात होती है, क्यों एक्सपेंशन होना चाहिए इसकी भी बात होती है, क्या तरीके होने चाहिए ऑफ एक्सपेंशन इसकी भी बात होती है। However, this is not as elaborate or as in depth as is found in अर्थशास्त्र's मंडल थ्योरी। अब मनुस्मृति के अंदर क्या बात की गई? सबसे पहले तो इनका मानना था दैट व्हेन डीलिंग विद इंटरनेशनल रिलेशंस और एक्चुअली इंटरस्टेट रिलेशंस, क्योंकि उस दौरान इंडिया के ही लैंड मास के अंदर जो स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे उनके बीच के रिलेशंस की यहाँ पे बात हो रही थी। यहाँ पे कहते हैं दैट इंटरस्टेट रिलेशंस के साथ डील करते हुए हमें पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंश्योर कर सकते हैं हमारी स्टेट की प्रोटेक्शन, हमारे स्टेट के वेलफेयर को, एंड साथ ही साथ में द आइडिया ऑफ राइचियसनेस, मतलब आपने धर्म को फॉलो करना है इवन व्हेन टॉकिंग अबाउट इंटरस्टेट रिलेशंस। तो अधर्म युद्ध नहीं आपने करना है, आपने धर्म को अपहोल्ड करना है इवन व्हेन डीलिंग विद other states. Now, importantly, war therefore was not looked at something to be waged as per the demands of the king, कि आज मेरा मन कर रहा है या किसी और किंग के साथ मेरी लड़ाई हो गई या मुझे उनकी सी बीवी पसंद आ गई तो मैं चला गया उनके साथ वेज करने वॉर। नहीं, वॉर को वेज करने के लिए भी दो मेन कंडीशंस लिस्ट आउट की गई, बिकॉज दे अंडरस्टूड द काइंड ऑफ डिजास्टर, द काइंड ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी दैट वॉर कैन लीड टू। फर्स्ट वॉज ऑब्वियसली इन सेल्फ डिफेंस, दैट अगर कोई थ्रेट है, कोई डर है किंगडम के लिए, तो उसको डिफेंड करना, उसको प्रोटेक्ट करना किंग का जो है सबसे बड़ा धर्म है। Second and very importantly, the idea of expansion. Now you have to understand that if we have to ensure the welfare of the people, king को जो है regularly expand करना पड़ेगा, because ये modern day societies नहीं थी, ये पुरानी societies है। तो यहाँ पे अगर आपने लोगों की एक burgeoning population की demands को fulfill करना है, you will need more land, you will need more resources, जिसके लिए expansion becomes very important. And therefore, the king was looked at as a gardener. एक गार्डनर जिसका काम क्या है, जो गलत वीड्स है उनको भी निकालना, इंश्योर करना कि जो फूल पौधे लगे हुए हैं मेरे गार्डन में वो अच्छे से ब्लूम भी कर पाए एंड हर किसी को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो भी मिल पाए। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं जो रूलर्स हैं in waging wars as well as in ensuring protection of their masses. And यहाँ पे चार बहुत ही famous techniques है जो कि हर किसी को पता होंगी, उन्हीं की बात की गई, which were also known as चतुर उपाय या फिर the four upayas, the four techniques. And again इन चार techniques की greater elaboration जो है हमें कौटिल्य के मंडल थ्योरी में देखने को मिलती है। तो क्या है ये चार टेक्निक्स? सबसे पहले साम। साम मीन्स कंसिलिएशन या नेगोशिएशन। तो जहां पे पॉसिबल हो बातचीत के थ्रू ऐसे इश्यूज रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। द नेक्स्ट वाज, जिसको हम दाम भी बोल सकते हैं या फिर दान भी बोल सकते हैं। तो कॉम्पेंसेशन देके या मे बी पैसे देके अगर आप किसी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं तो दाम कैन बी अनदर वे आउट। देन अनदर वेरी अब इसको एक श्रूड टेक्निक हम मान सकते हैं, वाज दैट ऑफ भेद। राइट, भेद की टेक्निक बेसिकली किसकी बात करती है? भेद बात करता है ऑफ मैनिपुलेशन या फिर किसी और देश के अंदर जो है उनके जो एलीट्स है उनके अंदर फूट डाल देना जिसके कारण वो इंटरनली वीक हो जाए। एंड अ मैटर ऑफ लास्ट रिसोर्ट विच वॉज योर दंड विच इज योर वॉर।
नाउ इंपॉर्टेंटली अ नंबर ऑफ दिस कंपोनेंट्स ऑफ द एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट जो कि हम धर्मशास्त्र में देखते हैं हमें आज भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखें हमें आज भी साम दाम दंड भेद जो है इन एप्लीकेशन देख सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेरियस डील्स, व्हेन वी टॉक अबाउट ज्वाइनिंग वेरियस मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल प्लेटफॉर्म्स, और व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइंग टू रिजॉल्व वेरियस इश्यूज, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं तो हमें पता है चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए वेरियस वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं फॉर कंसल्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे एक कंसिलिएटरी नेगोशिएशंस का मेथड जो है अपनाया जा रहा है, राइट। उसी तरह से इंडिया जब बात करता है लाइन ऑफ क्रेडिट की, हेल्पिंग इट्स वेरियस नेबर्स थ्रू इकोनॉमिक डील्स, चाहे अफगानिस्तान के अंदर हो, बांग्लादेश के अंदर हो, ये एक दाम का मेथड जो है ये देखा जा सकता है। वहीं फॉर एग्जाम्पल जब हमने जस्टिस की भी बात की थी, जस्टिस के अंदर हमने बात की थी रिफॉर्मेटरी आइडिया की। यही चीज जो है आज भी डोमिनेट करती है इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, इंक्लूडिंग द आइडिया कि जस्टिस नीड्स टू बी इंश्योर्ड, एंड कभी भी अगर ऐसा लगता है कि कहीं पे गलत जजमेंट दे दी गई है तो उसे रिवर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही आइडिया हमने अडॉप्ट किया व्हेन वी टॉक अबाउट द नीड फॉर क्यूरेटिव पिटिशन, जहां पे इवन आफ्टर द डिसमिसल ऑफ अ रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट आपको अलाउ करता है कि आप उनके पास आ पाएं अगर उन्हें लगता है कि कहीं पे अब्यूज या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है। मतलब देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम धर्मशास्त्र जो कि हम देख सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू कंटेम्पररी इंडिया, right? So this was all about a quick mind map of Dharma Shastras and the ancient Indian political thought. In our next video जो कि next weekend पे आएगी, हम बुद्धिस्ट थॉट को जो है इसी तरह से क्विकली समराइज करेंगे in a mind map ताकि आपको conceptual अंडरस्टैंडिंग हो सके एंड रिविजन करना आसान हो पाए। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली इफ हमारे ये जो PSIR का कंटेंट होता है, जो टीचिंग होती है, अगर आपको पसंद आती है तो हमारे फुल फ्लेजेड कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। UPSC 2024 के लिए हमारा पहला बैच ऑफ PSIR ऑप्शनल शुरू हो रहा है 13 Feb से, एंड अभी इस पे डिस्काउंट चल रहा है ऑफ 10%, जहां पे आप PSIR विदाउट आंसर इवैल्यूएशन जिसके अंदर आपको इन दिस इंटरैक्टेड फॉर्मेट, तो जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ इसी फॉर्मेट के अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, राइट। हर रोज जो है 11 AM पे ये आ जाएंगे, राइट। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, इसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही में वीकली आंसर राइटिंग होगी जिसके वीडियो सॉल्यूशंस एंड मॉडल आंसर्स भी होंगे, साथ ही साथ में हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली टेलीग्राम ग्रुप होगा फॉर डाउट रेजोल्यूशन, मंथली जो है इंटरैक्टिव सेशंस भी होल्ड किए जाएंगे ताकि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक इश्यूज अगर कोई भी स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड आपके पास प्रॉब्लम्स है तो डायरेक्टली फ्रॉम द फैकल्टी आप हेल्प ले सके। इसके अलावा अगर आप अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं तो आप विद इवैल्यूएशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लास्टली अगर आप सिलेक्टेड ऑफिसर्स द्वारा भी स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप पाना चाहते हैं तो आप मेंटरशिप ग्रुप जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो करंटली विदाउट आंसर इवैल्यूएशन आपको मिल जाएगा इन 10,800, विद आंसर इवैल्यूएशन इन 16,200 एंड कंप्लीट मेंटरशिप कोर्स इन 19,800। सो टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए यू कैन ईदर विजिट आवर वेबसाइट, कॉल कर सकते हैं या फिर आप इवन ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं हमें at info@sleepyclasses.com. So this was all for today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.